हमारे साथ दो बहुत ही पॉपुलर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर अवेलेबल हैं यहाँ। फर्स्ट है रोहित नेमा सर और सेकंड है दीपक टोंग सर। और इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले सर कि मल्टी बैगर सबका फेवरेट होता है कि सबको चाहिए कि एक दो मल्टी बैगर मेरे पोर्टफोलियो में आ जाए, बाकी सब कुछ सही है। तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होता है, और लास्ट 5 से 10 सालों में आपने कौन से अच्छे मल्टी बैगर स्टॉक देखे हुए हैं। तो सर रोहित सर आप स्टार्ट कर सकते हो इसमें पहले। श्योर। देखिए, मेरा थॉट प्रोसेस ये है मल्टी बैगर स्टॉक को लेके कि विदाउट नॉलेज, यदि आप न्यू भी हैं, अभी आप स्टॉक मार्केट में अगर बस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप अभी एंट्री लेने जा रहे हैं, तो ये दो पर्टिकुलर वर्ड मल्टी बैगर स्टॉक चूंकि बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, तो ये अपने आप में एक ट्रैप भी हो सकता है और ये अपने आप में एक लेसन भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बस अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे हो किसी कलीग के कहने पर, सुनने पर, सोशल मीडिया को देखकर या फ्रंट स्ट्रीम मीडिया को देखकर, तो आपके लिए फिर मल्टी बैगर का डेफिनेशन हो जाएगा कि वो स्टॉक जिसको स्टॉक मार्केट में लेमेन हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं, ₹1, ₹2, अठन्नी चवन्नी, ₹8, ₹9 के स्टॉक, आपको लगेगा जब इस मार्केट में ऐसी कंपनियां जो 2000, 2500, 3000 के जिनका स्टॉक प्राइस है, शेयर की कीमत ₹3000, तो ये ₹5 का स्टॉक भी ₹10 तो हो ही सकता है। बट वहीं पर एक जो बहुत न्यू भी है वो ये पॉइंट मिस करता है कि ₹5 के स्टॉक को ₹10 जाने में इक्वल एफर्ट डालना पड़ेगा जितना किसी 2000 के स्टॉक को 4000 में डालने को करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट ऑफ में अगर हम देखेंगे तो 100% आपको अगर रिटर्न अचीव करना है तो वो 2 से 4 में भी 100% होगा और 2000 से 4000 में भी होगा। तो इसलिए मेरा मल्टी बैगर को लेके, मतलब मैं बहुत ग्रास रूट लेवल से अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये अपने आप में ट्रैप भी है। और लेसन कैसे है कि जब आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो आपको समझ में आना चालू होता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या आपको रेशियोज देखना चाहिए, क्या आपको जैसे हम स्ट्रीम के पहले बात कर रहे थे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, कि हमको क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करना चाहिए, तो वो है। और एक टर्म टू टर्म अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो स्टॉक जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे रहा है वो आपके लिए मल्टी बैगर स्टॉक है। बट ये भी आपकी रिक्वायरमेंट और आपके एज फैक्टर पर बहुत डिपेंडेंट करता है। अभी कोई 70 ईयर्स का अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उसके लिए मल्टी बैगर स्टॉक की परिभाषा साल का अगर 15% उसको मिल रहा है तो वो उसमें सेटिस्फाई है। लेकिन वहीं अगर कोई यंग है जिसकी उम्र अभी 20, 22, 23 साल है, तो उसको 15% में उसकी रिक्वायरमेंट, उसके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होने वाले। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट किस सिनेरियो में चल रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो। तो फॉर मी एक हेल्दी ग्रोथ से अगर मेरा पोर्टफोलियो 30-35% जा रहा है, आई एम हैप्पी। लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक नो डाउट वो स्टॉक होते हैं जो आपके रिटर्न परसेंटेज में अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी 2x, 3x, 10x का रिटर्न आपको दे दें। एज प्रोग्रेसेस दिस सेशन हम और टेक्निकल बात करेंगे, लेकिन अभी फॉर मल्टी बैगर के लिए तो मेरा यही टेक रहेगा। ठीक है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि ₹2 को ₹4 जाने में उतना ही एफर्ट लगता है जो ₹100 को 200 जाने में, जो मल्टी बैगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो दीपक सर से भी समझ जाता हूँ कि सर आप मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे। बहुत सारी चीजों से मैं रोहित जी से एग्री करता हूँ। अभी देखिए, जब हम लोग कोई भी एक स्टॉक को लेते हैं तो हम लोगों को आइडिया एक नहीं होता है कि 5 साल के बाद या 3 साल के बाद क्या होगा। मोस्टली जो फोकस जो हम लोगों का रहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टर्स के लिए है वो है पेशेंस, लॉन्ग टर्म। और ये पेशेंस वाली चीज को पर्सनली मैं बहुत लेट में सीखा, ठीक है। नहीं तो मल्टी बैगर का एक सिंपल अगर आप मीनिंग बताएंगे कि ये स्टॉक जो डबल हो जाए 3 गुना हो जाए, अगर ऐसा होता तो शायद स्टॉक मार्केट में सब करोड़पति होते। लेकिन आजकल मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि सर इतना हमारा 2021 में 22 में खराब इतना एक्सपीरियंस रहा है तो मार्केट से अब मन भर गया है। तो वो चीज होती है जब हम गलत स्टॉक्स से गलत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे विप्रो है। विप्रो बहुत सही कंपनी है, ₹200 में बहुत सही कंपनी थी, कोविड के पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन वो मल्टी बैगर भी बनी, आई थिंक 700, 750 के लेवल तक गई थी वो। 3 गुना 4 गुना उसने रिटर्न भी दे दिया था अपने इन्वेस्टर को। लेकिन जो इन्वेस्टर 700 में उसे मल्टी बैगर सोच रहा था, आज उसका ऑलमोस्ट आधा भाव हो गया होगा, कुछ 400 के आसपास होगा। तो आप सही टाइम में सही एंट्री, रिस्पेक्टिंग द वैल्यूएशंस, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
जब भी हम मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, बिजनेस को रिस्पेक्ट करना है, साथ साथ वैल्यूएशन को। कंपनी महंगी नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो होता है ना, बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन महंगी है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो मल्टीबैगर मैं बताता रहूंगा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, जिसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हुआ हूं मार्केट में कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मल्टीबैगर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रहे हैं। और दूसरी चीज एक और होती है, वो है पोर्टफोलियो एलोकेशन। लेट्स से मैंने एक मल्टीबैगर ढूंढ भी लिया, आप सोच लो मेरे पोर्टफोलियो का, लेट्स से एक एजम्पशन लेता हूँ, 100 रुपया का मेरा पोर्टफोलियो है, मल्टीबैगर मैंने ढूंढ लिया और अपना पूरा 50 पैसा मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, तो 10 गुना भी हो जाए तो भी मैं क्या कमाऊंगा? कुछ नहीं। लेकिन मेरा कन्विक्शन रहेगा, मैंने 5 रुपया इन्वेस्ट किया है। अगेन आप उसको 1 करोड़ भी सोच सकते हो, करोड़ का 5 लाख इन्वेस्ट किया है तो 50 लाख बन सकता है, लाख का 5,000 किया है तो 50,000 बन सकता है। तो आपको वो एसेट एलोकेशन और कन्विक्शन भी करना है, और वो कब आएगा? जब आपको लर्निंग करनी है। तो बनते हैं मल्टीबैगर स्टॉक, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ सर, ये तो आप बहुत ही फेमस कोड भी है स्टॉक मार्केट में कि अ गुड बिजनेस इज़ अ नॉट गुड इन्वेस्टमेंट इफ़ यू ओवर पे फॉर इट। तो विप्रो कितना भी अच्छी कंपनी हो, अगर आपने 700 पे लिया है जब बहुत ही ओवर हाई है, तब वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो मूविंग फॉरवर्ड, पहले आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा वो मल्टीबैगर स्टॉक्स का एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कितनी पावरफुल होती है, कैसे इससे वेल्थ जनरेट होता है और कितना टाइम लगता है। वो लोगों को जैसे आपने डिस्कस किया कि कितना पेशेंस रखना चाहिए, 2 साल 5 साल कब तक आपको रुकना है। तो सर आप लोग कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या कुछ कंपनीज़ की जो मल्टीबैगर दिया हुआ है, कितना पेशेंस लगा उसमें और कितना होल्ड करना चाहिए था लोगों को स्टॉक्स में? हाँ रोहित सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में जनरली जो मल्टीबैगर है, मैं प्रेफर करता हूं कि उसमें क्वालिटी स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा हो। मैं कुछ नाम ले सकता हूं, जैसे टाटा एलएक्सआई मेरे लिए एक अच्छा मल्टीबैगर हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कल ही मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल पर, वो एक मेरे लिए अच्छा मल्टीबैगर हुआ। 2 साल पहले मैंने उसको कुछ 23-24 रुपए के भाव पर पिक किया था, अभी 75 के आसपास चल रहा है। मैटर ये नहीं करता है कि आपने उस स्टॉक से अर्न क्या किया, मैटर ये करता है कि उस स्टॉक को पिक करने के पहले जो आपने स्टडी थी आपकी, या जो आपका कन्विक्शन था उस स्टॉक को पिक करने के पहले, यदि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ आपका स्टॉक ग्रो कर रहा है, उसके साथ कंपनी में कुछ बेहतर होता जा रहा है, तो वो अच्छी चीजें हैं। क्योंकि मल्टीबैगर तो फिर पंप एंड डंप की बहुत सारे केसेस हैं जो डेली स्टॉक मार्केट पे बहुत सारी कंपनी आती हैं और जाती हैं, और उनके भी इस तरफ से 1000% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको टाटा एलएक्सआई का एग्जांपल दिया, तो इस पर आप देखेंगे कि जो मैनेजमेंट जिस तरह से काम कर रहा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और जो न्यूबीज जो टेक्नोलॉजीज है उस पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जिस प्रकार से मैनेजमेंट को लेके चेंजेस हुआ पिछले 1 सालों में, उनके सीईओ शिफ्ट हुए, फिर जो फाइनेंशियल मार्जिन्स थे उसको इंप्रूवमेंट करने की दिशा में बैंक ने काम किया, थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी मिला। तो अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, कंपनी की प्रॉफिट मेकिंग के पीछे, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, उसके पीछे एक सस्टेनेबल रीजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं लॉस मेकिंग की बात करूं लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स होना चाहिए, तो टाटा मोटर्स एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। लंबे टाइम से अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो वो आपको रेड कलर में ही दिखाई देगी, लेकिन जब आप मैनेजमेंट कमेंट्री सुनते हो, मैनेजमेंट कमेंट्री देखते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, ईवी प्रोस्पेक्टिव में जो वो काम कर रहे हैं, यूरोप में जिस प्रकार से उनका जेएलआर को लेकर धंधा वहां पर जो पुश कर रहे हैं, तो ठीक है, चल रहा है। अभी धीरे धीरे उनका डेट जो है वो कम कर रहे हैं, प्रॉफिट में आने की कंपनी कोशिश कर रही है। तो वो उस तरह से सिनेरियो जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। मतलब मैं जो मेरा क्लोज ग्रुप सर्किल है, तो मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा, एक फिलॉसफी आपको, बहुत अच्छी फिलॉसफी बताता हूँ कि मल्टीबैगर स्टॉक को लेके अगर हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट करें, तो रावण और राम, आप 2 एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, और दोनों ने शिव जी को प्राप्त किया। बाय दैट मींस कि उन्होंने मल्टीबैगर स्टॉक अचीव किया। रावण ने जहां वो डमट 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 निनाद वट मरवयम शिव तांडव स्त्रोत से रावण को अचीव किया, और राम जी ने जहां नमामि शमीशान निर्वाण रूपम से शिव जी को प्राप्त किया। मल्टीबैगर स्टॉक दोनों ने प्राप्त किए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, सात्विकता की जो सस्टेनेबिलिटी थी वो राम जी के पास थी। तो रावण का जो रावण स्त्रोत था वो पंप एंड डंप का एक बहुत अच्छा केस स्टडी है।
और राम जी का जो शिव जी को प्राप्त करने का जो केस स्टडी है वो केस स्टडी है कि यहाँ पर आपको एक कंपनी सस्टेनेबल, एक कंपनी में कुछ रीजन है कि वो इस कारण से ग्रोथ कर रही है, इस कारण से उसका मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या चीजों को देखकर आगे बढ़ रहा है। तो मेरे लिए मल्टीबैगर स्टॉक की परिभाषा ये है। और मेरे पोर्टफोलियो में जनरली अगर इस प्रकार के कुछ पिंच हिटर जिसको हम बोलते हैं वो अगर मिलेंगे तो वो ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे कि मैं 1 साल से लेके 3 साल का पेशेंस पकड़ के चलता हूँ मल्टीबैगर पिकिंग के लिए। लेकिन वो स्टॉक ऐसे ही होंगे, वो मल्टीफोल्ड। अब जैसे अडानी एंटरप्राइजेस का हम एग्जांपल देखें, अभी जब बहुत सारी पॉलिटिकल डिबेट चलती है तो बहुत सारे कोट्स कहे जाते हैं इन द फेवर एंड अगेंस्ट, तो लेकिन हमको पता है कि वो ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है। हम लेवरेज की बहुत सारी बात करते हैं उस ग्रुप को लेकर, लेकिन जो यूटिलाइजेशन है अगर वो अच्छा है, अगर जिस धंधे को लेकर कंपनी निगमित हुई है, मतलब मैं अपने वीडियो में भी कोट करता हूं कि जिस प्रयोजन से, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर कंपनी फॉर्म हुई है, अगर वो इनकम कंपनी सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती जा रही है, अदर इनकम होना चाहिए, लेकिन अदर इनकम का परसेंटेज इतना नहीं होना चाहिए कि वो शेडो कर दे आपकी मेन इनकम को, तो फिर मेरे लिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है और फिर मेरे लिए वो मल्टीबैगर स्टॉक रहेगा। ओके, हाँ। पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं टाटा मोटर्स में मैनेजर था, तो मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट की। तो टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही क्लोज हार्ट में स्पेस है हमेशा। और आपने जो पॉइंट बताया था कि मैनेजमेंट या फिर उसकी फाइनेंशियल्स देखना, वो बहुत ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी बहुत सारे स्टडी करते हैं, हम भी न्यूज़ लिखते हैं, उसमें होता है कि डेली 10% कंपनी अपर सर्किट कर रही है, 300% रिटर्न आपको दे दिया इसने 3 महीने में, बट अगर आपको फाइनेंशियल्स देखोगे तो कुछ सेल्स नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ रीज़न ही नहीं है सस्टेनेबल ग्रो होने का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कंसिस्टेंट बनाना चाहते हो या फिर एक प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो, तो नॉट गोइंग फॉर जस्ट रिटर्न्स, उसकी फंडामेंटल्स देखने को। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं और ऐड करूंगा, अभी जो जैसा आपने टॉपिक छेड़ा, अभी एक कंपनी बायोलेटेस्ट हमारे उसमें नॉलेज में आई थी, मेरी टीम के भी नॉलेज में आई थी कि एक कंपनी उसने लगभग 3 महीने के भीतर भीतर अप्रॉक्स 2000% का रिटर्न डिलीवर किया, और उस पर स्टोरी भी लोग कवर कर रहे हैं। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट जो है वो शूट अप हो गया है, 8 टाइम्स 10 टाइम्स जो उसकी प्रॉफिट जो है वो बढ़ गई है। लेकिन जब आप डीपली स्क्रूटनी करने जाओगे तो वही जो मैंने पॉइंट बोला कि कंपनी का मेन इनकम 0 है, लेकिन अदर इनकम जो है वो 8 टाइम्स या 10 टाइम्स हो गई। तो अदर इनकम को फ्लोट करना आसान है, लेकिन कंपनी एग्जैक्टली जिस काम को करने के लिए वहां पर इनकॉर्पोरेट हुई है उसमें अर्निंग होना इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो इन्वेस्टर्स को हमेशा देखना चाहिए, इन पर्टिकुलर अगर आप मल्टीबैगर स्टॉक के हंट में निकले हैं तो। ठीक है सर, इसमें हम आगे भी बात डिस्कस करेंगे अदर इनकम्स में से क्या आप समझते हो और मेन इनकम से भी, बट सर पहले दीपक सर से ही बात कर लेता हूँ। सर आपका इसमें क्या पॉइंट है? राइट कृतेश, एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे मल्टीबैगर्स रहे, बट एक्चुअली में एलोकेशन के हिसाब से किसने बहुत ज्यादा फर्क रखा है तो 3-4 नाम है। मोस्टली बैंक्स है, HDFC बैंक है या फिर स्टेट बैंक है। इनफैक्ट कुछ बोरिंग स्टॉक्स जो जैसे जो है इंडियन होटल्स हो, अशोक लेलैंड हो, IRFC जो अभी एक्चुअली में फोकस में आ रहा है, तो उन लोगों ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। बट मैं यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 3-4 गुना दिया है, मैं मोस्टली एक इसके केस स्टडी जैसे मैं बताना चाहूंगा। 2018 में आप देखोगे मार्च का जब फाइनेंशियल ईयर आया था, उन्होंने 4000 करोड़ का लॉस बुक किया था। ठीक है, तो मोस्टली मल्टीबैगर्स में एक टर्न अराउंड का अगर आपको सिग्नल मिले या स्टेबल बिजनेस मिले तो स्टेट बैंक 4000 करोड़ में कौन लेगा? एनपीए ज्यादा है, सब कुछ सही नहीं है। लेकिन फिर बाद में 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट आए तो हमने देखा लॉसेस कम हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट आने लगा, फिर लॉस से प्रॉफिट में आने लगी, और मतलब एक टर्न अराउंड दिख ही रहा था। और वो टर्न अराउंड अभी जो अक्टूबर में जो रिजल्ट आए, मतलब जुलाई से सितंबर के एक क्वार्टर में 3 महीनों में 13,000 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने किया हुआ। शायद आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है, 200 के लेवल पर इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी। तो मोस्टली उस समय में किसी को पसंद नहीं आ रहा था, सबको एक्चुअली में चाहिए होता है 600 रुपए में, या फिर जो सब कुछ बढ़िया हो चुका है। तो एज एन इन्वेस्टर वो बहुत जरूरी है, जब आप टर्न अराउंड के जो सिग्नल्स हैं वो आप पकड़े, जब भी रिजल्ट आते रहे, क्वार्टरली जब रिजल्ट्स आते रहे। वो फिर HDFC बैंक रहा है, HDFC बैंक ने शायद बहुत अच्छा निफ्टी को भी बीट नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरी होल्डिंग एक्चुअली में 6-7 साल से ऊपर की है। तो मेरे लिए एक्चुअली में वो मल्टीबैगर बन चुका है। और क्योंकि
जब बैंकिंग में हम देखते हैं एनपीएस उनका 0.4% है, जो किसी भी बैंक का भी नहीं है। सभी बैंक्स एनपीएस से गुजर रही थी, सबने इंफ्रा को लोन दिया था 2011 से 17-18 के बीच में। इंफ्रा में सबकी हालत, इनफैक्ट एसबीआई की भी जो में 4000 करोड़ का लॉस है, वो इंफ्रा, मोस्टली इंफ्रा और पावर सेक्टर के लोन्स की वजह से। एचडीएफसी था जिसने नहीं किया और इसीलिए उनको वैल्यूएशन भी ज्यादा मिला। अभी आई थिंक टेक्निकल रीजन है क्योंकि उनका मर्जर होने वाला है, तो इसीलिए मार्केट्स बहुत पसंद नहीं कर रही थी। बट सही समय पे एंट्री की, सही स्टॉक हो और आप पेशेंस के साथ रहे हो, तो अपने विनर्स को चलते रहने देना। मैं वही, अगर 2 गुना हो गया होता, निकल जाता, तो या फिर 20% या 5% में भी आजकल लोग निकल जाते हैं, तो उस समय मैं निकल जाता तो शायद नहीं होता था, फिर उतना पैसा नहीं बना होता। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे, बट इन दोनों ने मेरे पोर्टफोलियो को खासकर पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है ओवर लास्ट कुछ ईयर। इनफैक्ट आईईएक्स और टाटा पावर भी मेरे लिए आईईएक्स को आज बहुत पसंद नहीं किया जाता है, बट मेरी एंट्री अगर प्री बोनस अगर आप देखेंगे 200 के लेवल की थी, तो अभी 60 का लेवल हो गया है प्री बोनस। तो एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग समझना बहुत जरूरी है, बिजनेस समझना जरूरी है। तो आई थिंक इतना ही अगर हम कर ले तो मल्टीबैगर बन जाते हैं। अभी आईएक्स ने शायद बाईबैक भी अनाउंस किया है, 200 का किया है उन्होंने। ओके। और सर आपने जैसे टर्न अराउंड का मेंशन किया, तो लाइक हमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक विल वोडाफोन आइडिया टर्न अराउंड, पेटीएम टर्न अराउंड, या फिर यस बैंक टर्न अराउंड। तो जैसे आपने एसबीआई का बोला कि हाँ कंसिस्टेंटली उसने लॉसेस कम किए वगैरह, तो क्या इसमें भी आपको लगता है जो इतना 90% गिर गया, ये सब भी कभी मल्टीबैगर बन सकते हैं? देखिए, मैं जितने भी स्टॉक बताऊंगा उसको प्लीज रिकमेंडेशन मत समझिए, मेरा अपना पर्सनल व्यू भी है और मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूं। जैसे वोडाफोन आइडिया या पेटीएम है, मैं नीचे गिरे हैं लेकिन मैं उनको अभी भी नहीं मानता हूं। मे बी बहुत लोग मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और मैं गलत भी हो सकता हूं कि वो टर्न अराउंड होंगे, क्योंकि देखिए डेट एक चीज होती है। अगेन टर्न अराउंड मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल नहीं दिया, मैंने भारतीय एयरटेल मेरे पोर्टफोलियो का अभी 2x है, इनफैक्ट 2x से ऊपर है क्योंकि अब 850 पहुंच गया है। मैंने 380-400 की मेरी बाइंग थी, तो वो टर्न अराउंड हुआ क्योंकि जियो का अगर किसी ने फाइट किया, क्योंकि देखिए आप 8 साल पहले देखिए कितने सारे होते थे, स्पाइस, यूनिनॉर, फिर वो बहुत सारे, एयरसेल, कितने सारे होते थे, कौन बचा, कौन, खाली एयरटेल बचा है और जियो बचा है, वोडाफोन में वो डेट में इतना फंस गए हैं कि अभी भी मतलब डाइसी सिचुएशन है, हमको नहीं पता है तो वो कैसा करेगा। तो देखिए जब तक टर्न अराउंड, इसलिए लोग यस बैंक भी पूछते हैं कि वैसा ही है, 15 रुपया का है, तो आपको सिग्नल मिलने चाहिए टर्न अराउंड के। टर्न अराउंड का क्या सिग्नल हो सकता है? वोडाफोन आइडिया का डेट कम हो, करेक्ट है, या फिर थोड़ा बहुत इनकम में कुछ नेगेटिव। अभी देखो सर, 100 रुपया का नुकसान कर रहा है, अगले क्वार्टर में 70 रुपया का नुकसान करे, अगले क्वार्टर में 40 रुपया का नुकसान करे, तो आपको एक सिग्नल मिल रहा है, ठीक है ना? वो एक आपको, और इसीलिए मल्टीबैगर स्टॉक भी लेना है तो प्रिपरेशन 6 महीने पहले से करनी है कि अच्छा ये इसका ठीक हो रहा है, तो वो एक चीज रहती है। और पेटीएम अगेन आई एम नॉट श्योर कि उनका जो बिजनेस है वो कहां से कमा रहे हैं, एबिटा पॉजिटिव वो कब होंगे, वो बहुत ज्यादा बोलना मतलब एक हवा में है। तो मतलब वो फिर बिजनेस में मैं क्यों जाऊं जहां पर नीचे गिरा है, ठीक है, बट सस्टेनेबल भी तो होना चाहिए ना। और इसीलिए तो मैं शायद उन दोनों में नेगेटिव। रोहित सर बोल रहे थे मेन बिजनेस और अदर बिजनेस वाला कंसेप्ट पेटीएम में आ जाता है। बहुत सारी चीजें है पेटीएम की, जब क्योंकि शायद बहुत सारे बिजनेस को नहीं समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके, तो हाई रिस्क है। जब मैं पेटीएम की बात करता हूँ पर्सनली, मैं तो बहुत दूर हूँ, 10-100 किलोमीटर दूर हूँ। ओके सर, मेन टॉपिक में घुसने से पहले आप सर कुछ बताना चाहोगे टर्न अराउंड कंपनीज के बारे में? देखिए मेरा तो थॉट प्रोसेस एकदम सिंपल है। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आई एम श्योर कि ये हमारा अगर लाइव सेशन जो देख भी रहे होंगे वो बहुत बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के ही लोग होंगे, बहुत ज्यादा मैच्योर लोग इस समय वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखिए मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि आप कई बार रिवर्स थॉट प्रोसेस से भी एंट्री ले सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको पेटीएम में एंट्री लेना है, आप मार्केट कैप देखो पेटीएम का और आप ये एज्यूम करो कि आप प्रमोटर हो, पेटीएम के प्रमोटर हो, या आप पेटीएम के मेन मैनेजमेंट सिटिंग पे आप बैठे हुए हो, आपको दे दिया गया है 10-20 हजार करोड़ रुपए का कंपनी आपको दे दिया गया है और अभी आपको बोला जा रहा है कि इस कंपनी को आप रन करो। तो आप उस प्रोस्पेक्टिव से देखना चालू करोगे कि आपका पीयर्स क्या कर रहा है,
या आप उसको बीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या जिस मार्केट में आपने एंट्री ऑलरेडी ले ली है वो वहां पर एंट्री बैरियर कितना है। अभी बहुत सारी कंपनी से वोडा आइडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय एयरटेल क्यों सरवाइव कर पाया, क्योंकि वही जैसा दीपक जी ने बहुत राइटली कहा, जो डेट का जो कंसर्न है, तो जो इंटरनल जो कैश फ्लो आ रहा है उसको कंपनी किस तरह से रोटेट कर रहा है। तो आपको माइंडसेट समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट का माइंडसेट समझना पड़ेगा कि आप अभी लोग जॉब करते हैं या लोग कहीं पर कुछ स्टार्टअप या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप काइंड ऑफ थिंग अगर प्लान करते हैं तो क्यों करते हैं, वो यही सोच के करते हैं ना कि हाँ उनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो 5 रुपए के धंधे को 500 5,000 और कल को 5 करोड़ का धंधा बना सकते हैं। तो अगर आप रिवर्स प्रोसेस से भी जाओगे तो कई बार आपको वो चीजें समझने आने लगेगी, लेकिन उसके लिए वो ये कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको स्पेकुलेशन से बचना पड़ेगा। आपको जैसा दीपक जी ने बोला कि अभी पेटीएम या वोडा इतना गिर गया है तो अभी लोगों को लगता है अब यहां से क्या गिरेगा, लेकिन वो गिरना, और अगर कंपनी अच्छा काम नहीं करेगी तो वो कभी भी एनी टाइम जो गिरना है वो हमेशा चलता रहेगा। और किसी जमाने में निरमा और वीडियोकॉन भी मार्केट में लीडर हुआ करते थे और इसी मार्केट में लिस्टेड थे, आज कोई उनको पूछता नहीं है। कई किसी जमाने में आरकॉम को लेके बात हुआ करती थी, अंबानी ग्रुप की कंपनी है वो कहाँ, उसमें कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन गड़बड़ हुआ। तो जब आप कंपनी को क्लोजली ट्रैक करते हो और वही रिवर्स प्रोसेस से जाकर जब आप कंपनी के मैनेजमेंट की मानसिकता को समझते हो कि हाँ मेरे पास 5,000 करोड़ तो है, लेकिन फिर भी मेरे लिए मार्केट में फील्ड इतना अनइवन हो गया है कि मेरे लिए यहाँ पर सरवाइव करना नहीं बचा है, तो फिर आप ऐसे स्टॉक को बाय बाय कह दोगे कि नहीं ये स्टॉक मेरा कप ऑफ टी कम से कम नहीं है। ओके, ठीक है। तो सर अब मेन टॉपिक पे हम लोग एंटर करते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे पिक किया जाए। तो इसमें हमें जैसे पूरी फंडामेंटल्स देखनी होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखना होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं, उनकी बैलेंस शीट होती है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग क्या देखते हो, क्या ट्रेड्स होनी चाहिए कंपनी में अगर आप उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। तो मे बी सर आप, रोहित सर आप स्टार्ट कर सकते हो पहले। देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी में अर्निंग होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मेरे लिए किसी कंपनी को पिक करने के लिए कि उसकी कंपनी में अर्निंग होना चाहिए। दूसरा, उस अर्निंग पर वो कितना परसेंटेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा मार्जिन की जो हम बात करते हैं, तो उस धंधे में वो कितना मार्जिन जो है वो कंपनी बचा पा रही है। चाहे हम यहाँ पर नेट मार्जिन की बात कर लें या ऑपरेशनल जो बिजनेस से जो उसको इनकम जो जनरेट हो रही है उस मार्जिन की बात कर लें। बहुत बेसिक एग्जांपल से भी अगर हम समझे तो हमारे कॉलोनी में या मोहल्ले में एक किराने वाला और एक चाट वाला ठेला लगा रहा है, हम उसको एक सोशल स्टेटस के दायरे में उसके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने फ्रेंड सर्किल में होते हैं तो हमें बात करते हैं कि वो फलाने चाट वाले को देखो, एक प्लेट पे 10 रुपए का उसका समोसा है, दिन में उसकी इतनी की बिक्री होती है, मतलब वो इतने रुपए दिन के कमा रहा है। जब आप ये बोलते हो इतने रुपए दिन के कमा रहा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैलकुलेट कर लेता है कि वो 10 रुपए के समोसे पे वो 2 रुपए का मार्जिन बचा पा रहा है। तो मेरे लिए किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए उसकी अर्निंग और उसका जो मार्जिन है कि उस अर्निंग पे उसको कितना मार्जिन उस कंपनी को बच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और फॉर एन एग्जांपल अभी कोई कंपनी है जहां पर देखिए डेट बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कंपनी को अगर ग्रो करना है तो वो खराब चीज नहीं है कि डेट किसी कंपनी पर हो तो वो खराब है। भी आपको बहुत कैपिटल एक्सटेंसिव धंधा खड़ा करना है, कोई आपको केमिकल का कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, आपको डेट लेना पड़ेगा। इतना पैसा है नहीं आपके पॉकेट में कि आप वो धंधा फ्लो में आप चालू कर दो। तो अगर कंपनी डेट ले रही है, अर्निंग नहीं कर रही है तो भी ओके है, लेकिन फिर आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी का विजन क्या है। और विजन समझने के लिए दो लोगों को आपको एकदम बारीकी से स्क्रूटनी करना पड़ेगा। एक कंपनी का प्रमोटर जिसकी वो कंपनी है जो वहां पर जिसने मेन पैसा लगाया, और दूसरा कंपनी का मैनेजमेंट। जनरली एक जो आम निवेशक होता है, जो जिसको मैं नवजात निवेशक बोलता हूं, वो क्या गलती करता है कि वो प्रमोटर और मैनेजमेंट दोनों को एक ही पार्टी समझ लेता है, जबकि ये दो अलग अलग लोग होते हैं। मैनेजमेंट मतलब कि वो लोग जो कंपनी को डे टू डे बेसिस पर रन कर रहे हैं। आपका एक सेल है, आपका एक बोट है, लेकिन उसका जो जिसके हाथ में पतवार है उस नाव को चलाने वाले, दैट्स अ मैनेजमेंट। उसके माइंडसेट को, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को, उसके एक्सपर्टीज को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके एजुकेशन को, ये 3 E's को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैनेजमेंट कितना कुशल। और आज के टाइम में देखिए लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, गूगल टॉप ऑफ द ट्री है ही, वहां पर जाके आप किसी मैनेजमेंट को देख सकते हो कि वो मैनेजमेंट देखना है तो आप किस किस को देखते हो?
सॉरी, मैनेजमेंट अगर चेक करना है, जैसे आपको पता है कि हाँ पेटीएम के फाउंडर तो ये हैं, पर मैनेजमेंट अगर आपको चेक मैनेजमेंट में अगर मुझे देखना है पेटीएम, देखिए पेटीएम चूंकि फाइनेंस से जुड़ा हुआ एक कंपनी है, तो मैं वहां पर उसके सीएफओ को बहुत क्लोजली ट्रैक करूंगा कि ये सीएफओ क्या चेंजेस कर रहा है। और पीरियड ऑफ टाइम में ये देखिए कि कंपनी के पास जब बहुत ज्यादा कैश आ गया, कंपनी के पास ये लिबर्टी आ गई कि अभी समय खराब चल रहा है, तो ऐसा करो सारे धंधे को मर्ज करके एक एंटाइटी में जो है वो मर्ज कर दो। या कंपनी के पास अगर कुछ अच्छा टाइम चला कंपनी का, तो कंपनी के मैनेजमेंट के पास ये फ्रीडम है कि सबको अलग अलग एंटाइटी में वैल्यू अनलॉक कर दो। तो ये कितना फ्रीक्वेंट कर रहा है मैनेजमेंट, ये बहुत फ्रीक्वेंट भी अगर कर रहा है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी के विषय में एक डाउट जो है वो रेज होता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत स्टेबल डिसीजन जो है वो कम से कम मैनेजमेंट नहीं ले रहा है। उसी प्रकार से अगर प्रमोटर को मुझे ट्रैक करना हो, तो प्रमोटर किसी कंपनी से अपने शेयर जो परसेंटेज है, जो अपनी होल्डिंग है, उसको डाइल्यूट करता है या बढ़ाता है, चलता है, लेकिन ये भी बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक क्वार्टर में 6% की उसने हिस्सेदारी बेच दी या एक क्वार्टर में ही 6% की हिस्सेदारी खरीद ली। तो ये भी इसको मतलब कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, लेकिन अगर प्रमोटर बहुत जल्दी जल्दी अपनी हिस्सेदारी को खरीद रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि कंपनी इधर प्रॉफिट मेकिंग कर रही है या लॉस मेकिंग कर रही है, लेकिन प्रमोटर का इस तरह से जो अपना व्यू है कंपनी को लेके, वो क्यों इस प्रकार से चेंजेस हो रहा है। खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, बेचने में तो समझ में आता है कि हाँ मे बी ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी। देखिए इसके लिए हमको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। अभी क्या है कि ये भी एक मुझे कुछ कंपनियों में ऐसा गिमिक समझ में आया जहां पर हम बोलते हैं कि कंपनी के प्रमोटर ने पिछले 2 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी 4% बढ़ा दी या 6% बढ़ा दी। एक कंपनी के अंदर, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के भीतर बहुत सारी आप प्राइवेट एंटिटी कंपनीज जो है वो बना सकते हैं, और उन्हीं के बीच में आप अपने शेयरों को प्लेज करके उन्हीं से फिर अपने शेयरों को आप अपना परसेंटेज को इंक्रीज करके ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा ये केस जो है, कुछ ऐसी कंपनी जो पंप एंड डंप के बहुत अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वहां पर ये होता है कि अगर मुझे अभी देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीइंग अ यूट्यूबर मैं भी हूं, दीपक जी भी, तो हम ये बहुत अच्छे से चीज समझते हैं कि अगर मुझे किसी कंपनी के विषय में ये पॉइंट हाईलाइटेड करना है कि किसी एक कंपनी ने पिछले क्वार्टर में देखिए प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को 16% बढ़ाया है, तो मुझे पता है कि वो कहां से बढ़ाया और किस तरह से बढ़ाया है। और इंडिया की टेरिटरी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिसके साथ इंडिया के इस प्रकार के कहना चाहिए राजनयिक संबंध हैं, जहां पर इस प्रकार की ट्रीटीज हैं, जहां पर कुछ शेल कंपनी जाकर रजिस्टर हो जाएंगी और वही एक ही प्रमोटर अलग अलग फेसेस से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाएगा और घटाएगा। तो दैट्स वाई की क्वालिटी स्टॉक्स में ऐसा बहुत कम होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जब आप बहुत क्लोजली इसको देखोगे तो वही मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्निंग होना। अर्निंग कोई भी ओवरनाइट नहीं अर्निंग जनरेट कर सकता, और खासकर वो धंधा जिस धंधे को लेकर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर कंपनी टोबैको बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है तो टोबैको से अर्निंग आना चाहिए, ये नहीं कि वो कंपनी कहीं और से अर्निंग लेकर आ रही। तो उसके लिए आपको कंपनी का जो सबसे बेसिक चीज कि आप उसका आर्टिकल पढ़िए, कंपनी के आर्टिकल में कौन कौन से क्लॉज है जिस कंपनी वो काम कर सकती है, तो उसकी जो मेन इनकम है वहां से अर्निंग आना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट है, वहां पर जब आप इनकम कॉलम में जाओगे तो अदर इनकम का कॉलम आपको नजर आ जाएगा और प्राइमरी इनकम का सोर्स भी आपको नजर आ जाएगा कि कंपनी ने कितना कितना अर्न किया है। तो वो आपको देखना चाहिए, और अर्निंग के साथ फिर आपको मार्जिन देखना चाहिए। कई बार अर्निंग कंपनी की बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन कंपनी के पास मार्जिन कम है, तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या उस धंधे को करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्या उसके लिए गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं वो तो कहीं उसके अगेंस्ट में नहीं जा रही है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। या कंपनी की अर्निंग कम है लेकिन कंपनी की मार्जिन ज्यादा है, तो हो सकता है कंपनी अपनी मोनोपोली को एंजॉय कर रही है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो मोनोपोली एंजॉय कर सकती है। तो 2 ही मैं रेशो दूंगा। ऐसे कहने को हम बहुत सारे टेक्निकल या बहुत सारे इस प्रकार के जो क्वांटिटेटिव रेशोज होते हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन अर्निंग और अर्निंग पे कंपनी का मार्जिन, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको सबसे पहले किसी कंपनी में एंट्री लेने के पहले आपको देखना चाहिए। ओके, ठीक है। और दीपक सर, आप कौन कौन से रेशियोज और फाइनेंशियल्स देखते हो और क्वालिटेटिव? राइट, अच्छा क्वालिटेटिव भी बोलना है? हाँ, ओके, ने बहुत अच्छे बात कही रोहित जी ने। एक्चुअली में अभी जब मल्टी बैगर हम लोग देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर उनके जो पॉइंट्स हैं उनके साथ तो मैं एग्री करूंगा ही, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मोस्टली जब Q1Q रिजल्ट्स आता है जैसे क्वार्टर 1, 2, 3, 4, तो अभी क्या हम लोगों को समरीज आजकल मिल जाती है कि किसने अभी मार्जिन बढ़ाया। जैसे फॉर एग्जांपल 2021-22 ये जो 22-23 जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये बहुत सारी कंपनियों के लिए डिफिकल्ट टाइम था क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े थे और मार्जिन स्क्वीज हो रहे थे। अब 2 तरीका है, कुछ कंपनियों ने अपने मार्जिन कम हुए हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम हुए हैं, कुछ कंपनियों ने मार्जिन बढ़ाए भी है। तो एक मार्जिन वाला पार्ट जो है जिसको मैं बहुत आजकल
रिस्पेक्ट करता हूं, प्लस मार्केट शेयर अगर कोई कंपनी गेन करती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे इंडियन होटल्स रहा है, देखिए 2020-21 बिल्कुल लॉजिकल है, उनका बिजनेस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड। हम लोग सब घर के अंदर थे, कौन अभी छुट्टियां मनाने बीच में जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने लॉस किया, लॉजिकल है, कोई चिंता नहीं है। तो जब उनका भी जब रिजल्ट्स आना शुरू हुआ, अब वो उन्होंने अपने मार्जिन्स बढ़ाए, नंबर 1, और नंबर 2 उनका मार्केट शेयर, ये सब पब्लिकली इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा, उनके मार्केट शेयर उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि देखिए लोगों में भी था कि ठीक है 2 पैसा ज्यादा दे देंगे लेकिन सही क्लीन जगह में रहेंगे, और उन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाया। और उनका एक्चुअली आप प्रेजेंटेशन देखेंगे या उनकी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, वो लोग सिटी बाय सिटी बता रहे थे कि ये सिटी में मार्केट 100% ग्रो की तो हमने 110% ग्रो किया। तो ये मार्केट शेयर हमेशा ग्रो करना एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर रहता है। यस, आपको अपने बेसिक रिस्क को देखना है, जैसे प्रोमोटर है, मैनेजमेंट है, क्योंकि अगर मैंने कहीं पर हाथ जलाए हैं तो कहीं मैनेजमेंट कोई गलती में मैंने किया है, तो वो सब आप जरूर देखिए जब भी आप मल्टीबैगर जो भी स्टॉक की जर्नी पर आप जा रहे हो। सेल्स ग्रोथ देखना है, अगेन सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में कम हुआ है तो क्या ये एक ब्लिप है टेम्पररी, या फिर अगले क्वार्टर में ठीक हो सकता है। जैसे केमिकल कंपनीज ने इस साल इस क्वार्टर में बहुत अच्छा नहीं किया, इनफैक्ट कुछ फार्मा कंपनीज भी अच्छा नहीं कर रही है। तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूं कि ओके, जैसे आई थिंक लॉरस लैब की बात करें तो उन्होंने अपना गाइडेंस ही कम कर दिया, आई थिंक स्टॉक गिरा है। अगेन मैं अभी स्टॉक पे पॉजिटिव नहीं हूं, नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन मैं अभी वही स्टडी कर रहा हूं कि क्या ये सही में क्या और चीजें खराब है। क्योंकि देखिए जब ग्लोबल चीजें खराब होती है तो फिर वो कंपनी का मैनेजमेंट भी क्या करेगा, करेक्ट ना। अभी जैसे बहुत सारी जैसे ओईएम्स हैं, जैसे जिनका यूरोप पर बिजनेस है, आईटी कंपनीज को ले लीजिए, जैसे इन्फोसिस है फॉर एग्जांपल, 87% बिजनेस आता है यूएस से और यूरोप से। अभी वहां दोनों जगह में स्लो डाउन की बात चल रही है, और यूके तो आई थिंक रिसेशन में आ चुका है, तो कहां से वो बिजनेस करे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मार्केट देखिए 6 महीना 1 साल आगे का देखती है। अगर कल सिग्नल आ गए, कल मतलब 6 महीना 9 महीने के बाद सिग्नल आ गए कि यूके उभर रहा है या फिर यूएस उभर रहा है, तो आई थिंक आईटी कंपनीज को तब फायदा मिल सकता है। तो आपको थोड़ा सा ग्लोबल सिग्नल्स भी देखना है, कंपनी स्पेसिफिक भी सिग्नल्स देखने हैं, और प्रोमोटर मैनेजमेंट को देखना है, और ये 3 के साथ अपने फ्रेमवर्क में डालना है। अपना फ्रेमवर्क मतलब अभी आप बीएससी की वेबसाइट में जाएंगे, 4800 लिस्टेड कंपनी है। अब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस भी 200-250 से ज्यादा, उनकी 15-20 लोगों की टीम होती है, 200-250 से ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते। और यहाँ तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो कितना स्टडी कर पाएंगे। 15-20 कोर कंपनियों को स्टडी करना है और कुछ कंपनियों को वॉच लिस्ट में रखना है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट कमेंट्री जो होती है वो मैं पिछले कुछ सालों से मुझे बहुत हेल्प कर रही है कि कितना वो बोल रहा था पिछली बार और इस बार वो कितना बोल रहा है। हाँ, तो वो एक आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपको एक मल्टी बैगर वाला जो एक है, आपको एक सेंस मिल सकता है कि ये स्टॉक ठीक है, अभी प्रॉब्लम में है, 2-3 साल के बाद अच्छा कर सकता है। तो वो सब भी चीजें होती है जब हमेशा आप लोग देखें। तो आप अगर ये क्वालिटेटिव पार्ट में मैनेजमेंट हो गया, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज आप देखिए, जैसे डिफेंस इंडिजनाइजेशन, गवर्नमेंट ने कह दिया कि अब इंडिजनाइज करिए, तो बीईएल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को सीधा फायदा मिला उसका। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी का फायदा है। अगेन आई डोंट नो, मतलब मैं इसको ये नहीं करूंगा, मतलब प्लीज इसको रिकमेंडेशन मत रखिए। जैसे ऑयल एंड गैस पर ऑयल नहीं, एक किरीट पारेख साहब की एक रिपोर्ट आने वाली है, आई थिंक आजकल में आ जाएगी या 1 महीने के अंदर आ जाएगी। तो उससे गैस कंपनियों को अच्छा एक बेनिफिट मिल सकता है। मे बी जो गैस आईजीएल एमजीएल टाइप जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, तो वो एक अगर वो रिपोर्ट में उनके लिए पॉजिटिव हो गया तो आईजीएल एमजीएल आप 1 साल के बाद देखिए कुछ प्रॉफिट दिए होंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में कुछ उल्टा आ गया तो फिर शायद ऑयल इंडिया या ओएनजीसी को अच्छा हो जाए। तो अगेन वो जब रिपोर्ट आएगी हमको पता चलेगा, तो हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या है। तो हमको थोड़ा मैक्रो भी थोड़ा देखना जरूरी हो जाता है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी जरूर देखिए कि क्या है। फिर बजट एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। बजट में आप केपेक्स का टारगेट देखेंगे, इस बजट में गवर्नमेंट ने कहा 7.5 लाख करोड़ का वो लोग इंफ्रा में खर्चा करने वाले हैं। तो इंफ्रा मैं एक मेगा थीम मानता हूँ, और नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन ईयर है। इंफ्रा पर अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो मुझे अब इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक जो सस्टेनेबल है, क्योंकि इंफ्रा में बहुत सारे पैसे जले हैं 2008-9 की साइकिल में अगर आप देखेंगे तो ये यूनिटेक, ये सब जेपी इंफ्रा, ये सब ने तो पैसे जलाए ही है ना। तो वहां कुछ सस्टेनेबल रहे हैं, जैसे एलएनटी रहा है या फिर और 2-4 रहे हैं। तो अभी और नए प्लेयर्स भी किसी को अगर अच्छा मिल रहा है, प्रोमोटर बढ़िया है, तो
पैसा उसमें बन सकता है। तो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का नंबर्स देखिए, प्लस जो रोहित जी ने अपने जो क्वांटिटेटिव नंबर्स बनाए, तो वो एक अच्छा फ्रेमवर्क हो सकता है। ओके, बट सर जो आप लोगों ने डिस्कस किया एज एक्सपीरियंस या फिर नए लोग जो लोग मार्केट में हैं वो बहुत कर सकते हैं कि उन्हें पता है कहाँ जाके मैनेजमेंट का पढ़ना है या फिर एनुअल रिपोर्ट कैसे देखना है। अगर न्यूबी इंटर कर रहा है जिसे जस्ट 3 से 4 मंथ का एक्सपीरियंस है तो उसे क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक तो मल्टीबैगर स्टॉक का ये एक और एस्पेक्ट्स आपको दिखेगा कि उसका अगर आप जब हम अर्निंग की बात करते हैं तो उसका अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें, पी देखें, तो वो आपको हमेशा ऊपर के साइड पर दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि जब तक वो अंडर शेडो है, जब तक वो ग्रो नहीं हुआ है, तब तक तो वो डिस्कवर कर लिया गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से। जब वो पब्लिक डोमेन में डिस्कवर होना चालू होगा उस समय उसका पी जो रहेगा अपने पीयर्स के कंपैरिजन में आपको हमेशा ऊपर मिलेगा और ऊपर ही चलता रहेगा और बहुत ज्यादा उसमें करेक्शन आना नहीं चाहिए। अगर कोई एक सस्टेनेबल मल्टीबैगर स्टॉक है तो स्टॉक मार्केट, ठीक है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के करेक्शन के हिसाब से मैं इसको कुछ कैसे बोलूं कि इसका जो अगर आप बीटा देखने जाओगे तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो जो हमारा सस्टेनेबल मल्टीबैगर है वो मार्केट के रेशो में उतना नहीं गिर रहा है, लेकिन अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तो वो मार्केट को बीट करके, अपने बेंचमार्क को बीट करके बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ जो है वो डिलीवर करता जा रहा है। तो पी देखिए, जिस सेक्टर को वो बिलोंग करता है उस सेक्टर के मल्टीपल से उसकी कंपैरिजन करिए कि इसका पी इतना ज्यादा क्यों है। दूसरा, अगर आपको, चलो आपको आपका नॉलेज अच्छा है, आपका स्टडी अच्छी है, आपने बहुत ऐसे अर्ली स्टेज में कोई एक ऐसे मल्टीबैगर को देख लिया है जो अभी अर्निंग स्टेज में नहीं पहुंचा है। जब कोई कंपनी अर्निंग स्टेज में नहीं पहुंची है तो फिर आप दूसरा जो रेशो है P/S, जिसको हम प्राइस टू सेल्स रेशो कह सकते हैं, उसको कंसीडर करिए कि प्राइस टू अर्निंग नहीं है, चलो ठीक है, आपका कन्विक्शन कहता है कि कल के दिन में इसमें अर्निंग आएगी, तो अभी आप सेल्स रेशो देख लीजिए। जैसे दीपक जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे मार्जिन को लेके केमिकल कंपनीज में, अभी ओवर द डिकेड्स जिसने अपने आप को प्रूव किया, एशियन पेंट्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी जब इस पर कच्चे माल को लेकर ये सब जो दिक्कत चल रही, तो एशियन पेंट पर भी इसका इम्पैक्ट आया। तो एशियन पेंट पर इम्पैक्ट आया तो मार्जिन पर इम्पैक्ट आया, तो मार्जिन पर अब इम्पैक्ट आ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस की जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जो जायंट कंपनी रहेंगी, जो सस्टेनेबल फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक रहेगा, वो बहुत जल्दी इस जो सारा ये जो भंवर चलता है, जो इसको मैं झंझावात वर्ड बोलता हूँ, वहां से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी। लेकिन अगर छोटी कंपनी है, अभी उतना कैश फ्लो पर तो अगर अर्निंग नहीं है तो कैश फ्लो भी नहीं आ रही है, गले में पैसा नहीं आ रहा है, तो कैसे खुद को सरवाइव करके लेकर जाएंगे। तो सेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और फिर वो कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर डिफर करता है। फिर यहाँ पर हमको थोड़ा बेसिक लेमन जिसको हम बोलते हैं ना कि किराने की दुकान, उसकी कितनी ब्रांच है, हल्दीराम में तो कितनी ब्रांचेस हैं उसकी, तो उसी प्रकार से फिर हमको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क समझना पड़ेगा कि कोई कंपनी चलो अभी अर्निंग नहीं कर रही है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, यहाँ से आज नहीं तो कल सेल्स तो इसकी बढ़ रही है और सेल्स बढ़ेगी तो अर्निंग जो है वो फिर वो आ जाएगी। तो पी का नंबर एक देखा जा सकता है, दूसरा ईपीएस का नंबर देखा जा सकता है। एक मल्टीबैगर, एक सस्टेनेबल मल्टीबैगर स्टॉक होगा तो उसका अर्निंग पर शेयर वो भी कंटिन्यूअसली आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये 2-3 चीजें हैं जो पूरा अभी पिछले 10 मिनट को अगर आप इसका कॉम्बो बना लोगे तो एक मल्टीबैगर आप पिक कर सकते हो। लेकिन वही है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और पेशेंस से ज्यादा आपको स्टडी जो रहेगी वो आपकी एक प्रॉपर और कंप्लीट स्टडी जिसको बोलना चाहिए, चाहे वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर हो या क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पर, उन दोनों एस्पेक्ट्स पर आपका स्टडी जो हो वो प्रॉपर होना पड़ेगा। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू हो जाएगा प्राइस टू अर्निंग्स, ईपीएस ग्रोथ और प्राइस टू सेल्स। और अगर कंपनी डेट पर है, अगर सपोज अभी अर्निंग नहीं हो रही है और डेट है, तो वहां पर आप डेट टू इक्विटी का एक नंबर देख सकते हो और उससे फिर अगर आपको लग रहा है कि डेट टू इक्विटी भी चलो ठीक है, सस्टेनेबल है, तो आप एक इंटरेस्ट कवरेज रेशो देख सकते हो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताता है कि कंपनी जो डेट ले रही है उसको रीपे करने की उसकी कितनी कैपेबिलिटी है। तो ये 2-4 फैक्टर आप देखोगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का धंधा सही चल रहा है या इसमें कुछ चीजों को ट्वीक करके जो है सही चलाने का एक जो इमेज है वो पोर्ट्रे की जा रही है। ओके, ठीक है। दीपक सर, आप कोई कुछ रेशियोज ऐड करना चाहोगे इसमें? ये बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने। एक्चुअली अगर मैं न्यूबीज की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेंथ पर रहना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं फाइनेंस बैंकिंग में रहा हूं, तो मुझे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई के रेशियो समझ में आते हैं। जैसे निम्स है, डेट टू इक्विटी। अब देखिए, कोई भी, मुझे बहुत बार यूट्यूब में क्वेश्चन आते हैं, सर ये बैंक का डेट टू इक्विटी तो 6 है, 7 है,
तो मुझे वही IRFC अभी बोल रहे थे कोई मुझे कि IRFC तो सर 5 है तो वो तो बहुत रिस्की हो गया, बट भाई बिजनेस ही उनका डेट है, तो इसीलिए डेट टू इक्विटी आपकी फाइनेंस में रहेगी। अब देखिए वो यूनिक इनसाइट शायद एज ए बैंकर मुझे थोड़ा पता है, इसीलिए अपने स्ट्रेंथ पर खेलो। शायद मुझे फार्मा के बारे में उतना अच्छा ना पता चले, तो मैं फार्मा से एक दो स्टॉक छोड़ के मुझे नहीं समझ में आता तब निकल, लेकिन अगर आप फार्मा प्रोफेशनल हो तो फार्मा जितना समझ सकते हो ग्रोथ, तो वो अपने स्ट्रेंथ पर रहो। जैसे आप IT सेक्टर में हो, आपको पता चल रहा है कि पास्ट में क्या हुआ है, कौन वेंडर अच्छा कर रहा है फ्यूचर, तो अपने स्ट्रेंथ पर रहो और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को। इसीलिए ऐसा नहीं है कि अगर मैं IT सेक्टर में काम कर रहा हूं कल मैं फार्मा के 2-4 ले लूं, तो कहीं ना कहीं मिसमैच है। तो अपने स्ट्रेंथ पर रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर जहां तक और बाकी सब चीजों में, तो जब भी डेट की कंपनीज है तो अगेन इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है, बट क्रेडिट रेटिंग देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेट टू इक्विटी अगर 0.5, 0.8, 1, 1.2, मेरे कैरियर में मैंने हाई डेट कंपनीज में हाथ भी जलाए थे। तो मैंने फिर एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने जीरो डेट कंपनीज को ही मैं लेता था, लेकिन मैंने देखा इससे क्या हो रहा है, मेरे यूनिवर्स से बहुत सारी कंपनी निकल जा रही है, क्योंकि इंफ्रा कंपनीज, यूटिलिटीज, पावर कंपनीज, इनको तो डेट चाहिए ही। तो इसीलिए फिर डेट टू इक्विटी भी क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज है उनकी, जो केयर है या अभी भी सब बढ़िया नहीं है। आई थिंक क्रिसिल और केयर का थोड़ा रिस्पेक्ट है, क्योंकि एक को तो अभी सेबी ने बंद किया है। हाँ, तो मोस्टली क्रिसिल या फिर केयर की हो तो ठीक है। अगेन वो क्या आपको एक फ्लेवर देती है, ठीक है। फिर आप कैश भी जरूर देखिए कि कंपनी के पास कैश है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट जब भी आप कंपनी के बारे में देखते हो। फिर एक रिटर्न ऑन इक्विटी करके होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो पैरामीटर होता है कि शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उस पे कंपनी ने कितना कमाया। तो वो जैसे सबका एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे मेरे फ्रेमवर्क में कोई भी कंपनी जैसे 15 से ऊपर ROE हो तो मैं थोड़ा उनको पसंद करता हूं। तो उस हिसाब से जैसे इंटरेस्ट कवरेज तो उन्होंने बताया ही है, तो ये सब चीज रही। फिर बाकी मैं फिर डिविडेंड स्टॉक्स को भी पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी पैसिव इनकम चाहिए। और एटलीस्ट 70, देखिए टर्न अराउंड एक बात रही, पर 100 रुपए में से 100 रुपया में टर्न अराउंड में नहीं डाल सकता, क्योंकि कुछ स्टॉक गड़बड़ कर गए। तो टर्न अराउंड हम सोच रहे थे, कोविड जैसा आ गया तो क्या टर्न अराउंड कुछ नहीं होगा। तो 70-80% स्टेबल डिविडेंड स्टॉक्स, जहां पर एटलीस्ट आपका डेट कम है, ROE या रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़िया है, स्टेबल डिविडेंड पेइंग। डिविडेंड स्टॉक में भी गड़बड़ कर जाता है कि 7-8% की डिविडेंड यील्ड देखता है, लेकिन आप सस्टेनेबल देखिए कि किस हिसाब से उनके डिविडेंड पिछले कुछ सालों में बढ़े हुए हैं। बाकी आप मार्केट शेयर तो है ही, मार्केट शेयर उन्होंने कैसे गेन किया हुआ है या फिर सेल्स ग्रोथ कैसा हुआ है, मार्जिन कैसा उनका बढ़ रहा है, वो सब चीज आई थिंक ये एक फ्रेमवर्क से काम करे तो आपको अच्छे स्टॉक्स जो है वो मिल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने जो बताया, एक तो सर्कल ऑफ बिगिनर्स को अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटिशन में रहना चाहिए, जो जानते हैं उस पर ज़्यादा फोकस, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह डेप्थ को देखना है, बट मे बी नॉट दैट मच, डिपेंडिंग ऑन लाइक रेटिंग्स कैसा मिल रहा है वो। तो इससे पहले कि हम Q&A पे जाएं, लास्ट कुछ और अगर आप बताना चाहते हो, डूज एंड डोंट्स, या फिर कैपिटल एलोकेशन जो आपने शुरू में बताया था, बाकी क्या लोगों को करना चाहिए मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मे बी हम वो भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, दीपक जी ने बार बार एक बात बोला कि उन्होंने बहुत सारी कंपनी में हाथ जलाया है, तो रोटी खाना है तो हाथ तो जलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट में एंट्री लेना पड़ेगा। जब आप खुद का अपना पैसा जब तक लूज नहीं करोगे, आप एक TCS का स्टॉक उठाओ, बहुत अच्छी कंपनी है, 3700 पे उठाओगे 3000 पे आएगा, तो वो जब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज करेगा कि ये ऐसा कैसे हुआ कि मार्केट लीडर जो कंपनी है 3700 का स्टॉक 3000 कैसे हुआ, ये 700 रुपए का लॉस मुझे कहाँ हो रहा है, आप अपने आप कंपनियों के विषय में जानना समझना चालू कर दोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो जो क्यों है वो आपके दिमाग में जनरेट होना चाहिए। वो क्यों की जिज्ञासा यदि आपके दिमाग में आ गई तो आप अपने आप फिर आपके हिसाब से आपका स्टडी जो है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट जो है वो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा टॉपिक है ये। तो यहाँ पर आप किसी एक एस्पेक्ट को लेके आप कभी भी यहाँ पर ये कह नहीं सकते हो कि मुझे इसका पूरा नॉलेज हो गया। तो वो नॉलेज कंपनी टू कंपनी, सेक्टर टू सेक्टर बदलता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इंटरेस्ट जो है, जो अभी आज जो लोग पिक कर रहे हैं वो आज से 10 साल बाद पिक नहीं करेंगे। पिछले 10 साल पहले जो मार्केट में जो बड़ी कंपनी समझी जाती थी आज वो मार्केट में नहीं है। तो आपको एक बार मार्केट में एंट्री लेनी पड़ेगी। आप अपनी
अपनी जो एपेटाइट है उसके हिसाब से एंट्री लो। आप चाहे 100 रुपए का स्टॉक लो या 10,000 का स्टॉक लो। आप जब एक बार स्टॉक लेते हो तो अभी स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई 10,000 का स्टॉक लिया, वो कल भी 10,000 का है, परसों भी 10,000 का है, उसमें फ्लक्चुएशन होगा। वही आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज करेगा, और वो क्वेश्चन ज्यादा तब अराइज करेगा जब स्टॉक जिस प्राइस पे आपने लिया वहां से गिरना चालू होगा। क्योंकि जब आप स्टॉक लेते हो, आपने 10,000 का स्टॉक 15,000 का लिया, तो ह्यूमन साइकोलॉजी, आप अपने आप को किंग समझोगे कि वाह, मैंने देखो क्या कमाल का स्टॉक पिकिंग किया था, जो फॉर्च्यून मेरे फेवर में था, और 10 का 1000, 15 का 1000 हो गया। लेकिन अगर 10,000 का स्टॉक 5,000 का हो रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा आपको नॉलेज देकर जाएगा। तो आपको एंट्री लेना पड़ेगी, और एंट्री लेने के बाद आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये कंपनी है, इस सेक्टर को बिलोंग करती है, इस सेक्टर में मैंने ये बैंक लिया था, ये बैंक ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, उस बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्यों किया है, वो क्यों भी उसके साथ में जो रहेगा उसका बाय प्रोडक्ट बन के आपको मिल जाएगा। ओके हाँ, एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को इंटर करना ज़रूरी है और पैसा लगाना। लाइक हमें, हमारे भी बहुत सारे ट्रेड बेंस या फिनग्रैड पे लोग जुड़ते हैं और बोलते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। तो यार कॉलेज वगैरह में सब लगाते हैं 8 लाख 10 लाख, पर यहाँ 10,000 लगाने में भी लोग बहुत सोचते हैं। और आई एम श्योर ना कि कम से कम 25-50 लोग आपके मेरे सबके कांटेक्ट में होंगे जो मार्केट में एंट्री नहीं कर पाते, उसको टाइम करने का सोचते हैं। हाँ, यार अभी रुक जाते हैं, मार्केट अभी गिर रहा है, अभी रुक जाते हैं, अभी बढ़ रहा है। अब वो गिर रहा है, बढ़ रहा है, ये दो ही उसके पोल है, या तो गिरेगा या बढ़ेगा। मार्केट ऐसा नहीं होगा ना कि आपने जिस पॉइंट पर लिया बस मार्केट वहीं पर कॉन्क्रीट हो गया, कि अब मार्केट सोचेगा 2 दिन बाद कि यहाँ से मुझे बढ़ना है या घटना है। तो आपको एंट्री लेना पड़ेगी। एंट्री जब आप लोगे तो आपके पास फिर ऑप्शन है कि अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया, वो गिरा है, तो आप नीचे के प्राइस पे उसको एवरेज कर सकते हो, उसको आप और ले सकते हो। जब वो ऊपर जा रहा है तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें कि कैसे हो रहा है। तो टाइम गुजार, मार्केट इज जस्ट लाइक अ टेस्ट मैच क्रिकेट। पिच पे रुकना इंपॉर्टेंट है। गेंद आपके बल्ले पर लग रही है, नहीं लग रही है, बॉलर कितना अच्छा है, खराब है, वो मैटर नहीं करता है। आप जितना टाइम यहाँ पर दोगे, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, राइट। और दीपक सर आप? राइट, देखिए अगर न्यूबीज अगर कोई है तो सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए अगर आप मार्केट में हो तो एटलीस्ट अपने आप को 2-3 साल तो देना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी एक फिलॉसफी बनेगी। अभी क्या होता है कि सोमवार को मेरी ये स्ट्रेटेजी है, फंडामेंटल मंगलवार को, टेक्निकल बुधवार को मैं ऑप्शंस खेलने चला जाता हूं। तो ऐसे नहीं होता है। एक कन्विक्शन रखिए, अपनी एक फिलॉसफी रखिए। देखिए वेल्थ कमाने के सब तरीके हैं। आदमी फंडामेंटल से कमाता है, टेक्निकल से कमाता है, ऑप्शन से कमाता है, सब कुछ करके वो कमाता है। लेकिन स्ट्रेटेजी मत बदलो, ठीक है? आपके टेम्परामेंट के हिसाब से जो आपको ठीक लगती है, अपनी पर्सनालिटी को जानो कि आपको क्या ठीक लगता है। आपको लगता है आप फंडामेंटल लेस स्ट्रेस या फिर खाली रीडिंग में आपको इंटरेस्ट है तो उसमें जाइए। आपको बार चार्ट्स, नंबर्स, थोड़ा रोज का एक्साइटमेंट में इंटरेस्ट है तो उसमें जाइए। यहाँ पर सबसे पहले कि उसने ज्यादा कमा लिया, मैंने कम कमाया, वो बहुत गलत अप्रोच है। अपना एक पीस रखना बहुत जरूरी है। यहाँ हम कंपटीशन नहीं कर रहे। और मार्केट मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि स्कूल में कंपटीशन, कॉलेज में कंपटीशन, जॉब में भी 5 एम्प्लॉय के बीच में कंपटीशन कि कौन बेस्ट एम्प्लॉय है, या कंपटीशन मेरा अपने साथ ही है। तो वो एक बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज है, अगर लॉस हो रहा है तो उसके साथ वो कहते हैं ना, पीस रखना बहुत जरूरी है अपने आप को। ठीक है, हुआ है लॉस, आदमी है, इन्वेस्टमेंट है, गलतियां होंगी। ऐसा कोई नहीं है जो इसने इन्वेस्टमेंट में गलतियां नहीं की है। गलतियां हुई है, ठीक है, उससे सीखिए, आगे बढ़िए। अपने जो विनर्स हैं उनको 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ाइए। जो लूजर्स हैं उनको फिर ठीक है, पीछे रह गए हैं, कोई बात नहीं, उनको अपने पोर्टफोलियो में, फिर वो चाकू नीचे गिर रहा है तो जैसे यस बैंक में हुआ था 400 का 40 में भी लोग खरीदना, तो वैसा नहीं करना है। अगर फंडामेंटल खराब हो रहे हैं, गलत स्टॉक आ गया है, कोई बात नहीं, होता है। पीस रखना है, शांति रखनी है कि अपने जीवन में ठीक है गलत स्टॉक आया, लेकिन एक जो अच्छा स्टॉक है उसको फिर आगे हमेशा बढ़ते रहिए। थोड़ी एक फिलॉसफी जरूर रखिए कि मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर नहीं जाऊंगा, तो आई थिंक सब अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अपना एसेट एलोकेशन और रिस्क फ्रेमवर्क से। मैं एक पॉइंट और ऐड करता हूँ छोटा सा। दीपक जी ने ये बहुत अच्छी बात करी, कंपटीशन वाली जो है, ये हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में मिलेगा कि इससे कंपटीशन, उसकी कंपटीशन है। स्टॉक मार्केट में मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके भीतर की रियल सैनिटी को बाहर लेकर आता है। आप अगर किसी स्टॉक को खरीदते हो तो आप चाहते हो कि उस स्टॉक को दुनिया खरीदे, क्योंकि जब बहुत सारे लोग खरीदेंगे तब तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्टॉक प्राइस शूट अप करेगा। तो आपका रियल सेंट वाला जो प्रोस्पेक्टिव है वो स्टॉक मार्केट लेकर आता है। और फिर स्टॉक मार्केट इज अ रिग्रेट मार्केट। आप कभी किसी स्टॉक को किसी प्राइस पे बेच दोगे तो आपको रिग्रेट होना ही होना है कि यार काश थोड़ा रुक जाते,
तो वो इतना हो जाता, काश थोड़ा और रुक जाते तो एवरेज कर लिया होता। तो स्टॉक मार्केट इज अ रिग्रेट मार्केट, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको ये देगा, कन्विक्शन देगा कि आपने जो स्टॉक लिया वो दुनिया खरीदे उसको। ओके, ठीक है सर, तो हम लोग ये सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले कुछ लाइव क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट 1 मिनट मुझे दे दीजिए। एक तो क्वेश्चन आया है सर बहुत ही कॉमन कि लाइक हाउ डज़ वन नो कि कब एग्जिट करना है मल्टीबैगर स्टॉक को? देखो ये तो डिपेंड करता है कि मेरे हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट, आपने जो एक्सपेक्टेशन किया था वो फुलफिल हो जाए तो आप वहां से एग्जिट ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप, देखिए इट्स कंप्लीटली स्टडी बेस्ड। स्टॉक मार्केट, कोई कंपनी है, वो कंपनी 20 साल 30 साल स्टॉक मार्केट में रहने वाली है और 20-30 साल उसमें मूवमेंट भी आने वाला है। वो होगी 2x होगी, 3x होगी, 5x 10x 15x होती जाएगी। आपका क्या एक्सपेक्टेशन था? अगर आपका एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट अभी है उस पैसे के लिए, तो आपको एग्जिट होना चाहिए। अल्टीमेटली आपने पैसे को जीवन में यूज करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वहां से इन्वेस्टमेंट जो है अपना जो प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये लिबर्टी है कि आपको पता है कि ये कैपिटल आप थोड़े टाइम के लिए और दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, और आपको लगता है कि स्टॉक ने अभी अच्छा पॉजिटिव मूव दिया है, आगे भी देगा, कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ नहीं है, तो बने रहिए इसमें। मतलब आप टाइम ही कर रहे हो ना, अभी यहाँ पर भी इस पॉइंट पर आप टाइम कर रहे हो कि मुझे कब एग्जिट लेना चाहिए, तो वो कोई उसका पर्टिकुलर मुहूर्त नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कोई ना सर, जैसे आईटीसी वगैरह है कि 450 पे चल रही है, 440 देखिए 450 पे। इन पर्टिकुलर आईटीसी की अगर बात करेंगे तो आईटीसी में तो अभी वैल्यू अनलॉक होना भी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी इतने सारे धंधे हैं, सारे के सारे एक अम्ब्रेला के अंडर एक धंधे हैं। तो आईटीसी इन पर्टिकुलर मैं बहुत बुलिश हूं, लेकिन वही कि ये रिकमेंडेशन अगर नहीं आपने है 200 पे लिया हो और अभी 450 चला गया, तो इसमें कैसे आप? आपका रिक्वायरमेंट अगर मीट हो रहा है, आपको लग रहा था कि आप आईटीसी में, आपको लग रहा था कि आप इस आईटीसी को 10 साल देने वाले हो, तो ये प्राइस भी फिर आपको ज्यादा आपको मैग्नेट नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे अब यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। ये बहुत भाग चुका है, बहुत गिर चुका है, ये केवल मेंटल कंडीशंस है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और अनटिल अनलेस कंपनी में अगर जब तक सही चल रहा है तब तक आपको बने रहना। अगर कंपनी में गड़बड़ होना चालू होता है तो अगर आपका स्टॉक 40% भी करेक्ट होगा तो उस समय आपको निकलना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे ना कि मैंने भी 20% और गिर जाने देता हूं, वो आप प्रोटेक्ट करोगे जो आपका 60% अमाउंट, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ है। उसी प्रकार से अगर कोई स्टॉक बढ़ गया और आपको लग रहा है बढ़ गया, लेकिन अब यहां से कंपनी में गड़बड़ होना स्टार्ट हो गई, तो आप प्रॉफिट बुक करो कि भैया भागते भूत की लंगोटी भली, जितना मिल रहा है उतना खींच लो, तो वो देखना पड़ेगा। ओके सर, आप दीपक सर, आप क्या सोचते हैं इस पे? जल्दी से एक एग्जांपल दे दूं मल्टीबैगर एग्जिट को लेकर, एक प्रैक्टिकल अपना ही एग्जांपल दूंगा। ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को आपने देखा होगा किस हिसाब से बढ़ी है, लेकिन कोविड से पहले अगेन मैं अभी का भाव जो बोनस, चूंकि पिछली बार उन्होंने बोनस दिया था तो इसलिए भाव में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं अभी के प्राइस को ही मैं डिवाइड बाई 3 कर देता हूं, ठीक है। तो आप सोचो मैंने 200 में बाई किया था, मतलब अभी का भाव कुछ 60-65 होगा, ठीक है। मेरे लिए वो 3x हुआ, लेकिन मेरा जो पूरा पोर्टफोलियो था, चूंकि वो एक मिड स्मॉल कैप कंपनी थी, तो मैंने एक अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि ये कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो का 4% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और पिछले साल आपने देखा था वो 270-80 तक पहुंच गई थी, दैट मीन्स 800-850 तक पहुंच गई थी। तो मैंने तब वहां पर जो है थोड़े प्रॉफिट बुकिंग किए थे। तो ये एक मेरा फ्रेमवर्क है कि जब भी मेरे एसेट एलोकेशन में मैंने जितना सोचा हुआ है उससे ज्यादा हो जाए, मैंने 4% सोचा हुआ है, मेरे इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 5% प्रॉफिट दे दिया, तो थोड़ा सा मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन फंडामेंटली क्या मुझे खराब कंपनी लगती है? नहीं लगती है। मुझे अभी भी ग्रोथ लगता है, बिल्कुल लगता है। नया कॉम्पिटिटर आएगा, मुझे लगता है कि ये फाइट कर लेगी। तो अभी भी स्टॉक अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। एक अभी उसका वेटेज कम हुआ है क्योंकि उसने मतलब स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है, अभी 150 ऑलमोस्ट हो गया है। मैं प्रॉफिट में हूं ओवरऑल। अगर आप देखोगे मैं बेच रहा हूं, नहीं बेच रहा हूं, क्योंकि मेरे जो एसेट एलोकेशन का जो फ्रेमवर्क है उसमें वो कहीं पर अभी कुछ 2% या कुछ 1.7% में वो बैठ गया है। तो अभी कुछ नए ट्रिगर्स आएंगे, क्योंकि अभी मुझे ट्रिगर्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो अब मुझे लगता है मार्च अप्रैल में कुछ अगर ट्रिगर्स आते हैं तो फिर मैं फिर शायद इंटरेस्टेड हो जाऊं, या फिर अभी Q3 में कुछ ट्रिगर्स आ जाए। तो ये एक बेचने का, और मैं एक चीज बिल्कुल मानता हूं कि प्रॉफिट बुक बिल्कुल करना चाहिए। ये गलती भी मैंने की है। 2017 में स्मॉल कैप्स का बुल रन चल रहा था, तो मैं बन गया था वॉरेन बफेट, ठीक है। तो जब वॉरेन बफेट बन गया तो बाद में पता चला नहीं स्मॉल कैप से निकल जाता तो अच्छा रहता। इसीलिए तो प्रॉफिट बुक भी थोड़ा बहुत तो कर ही देना चाहिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यस, अनटिल एंड अनलेस
अगर फंडामेंटली खराब हो रही है तो निकल जाइए, अगर सही भी कंपनी है आपके एसेट एलोकेशन में आप डालो कि कितना ये हो सकती है। अगर कोई एक स्मॉल कैप कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो में 15% है, तो फिर शायद रात को सोना भी टेंशन में हो जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से हो सकती हूँ कि इससे क्या है, रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, उसको मैं बहुत सीरियसली ले सकता हूं। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। बट अगेन 1000 इन्वेस्टर के 1000 प्रोसेस होते हैं। आप लोग भी अपना जो भी आप जो सुन रहे हैं, आप लोग भी अपना एक प्रोसेस जरूर बताइए कि किस हिसाब से आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं जब भी आप एग्जिट लेंगे। पैसों की जरूरत है, आज मुझे कुछ चाहिए 10-20 लाख रुपए, तो मैं आज मार्केट से ही निकालूंगा। कोई भी मार्केट 19,000 लेवल हो या 20,000 लेवल हो, कुछ भी हो, तो उस हिसाब से हम अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने जो बोला कि पहला हम फंडामेंटल्स देखेंगे, अगर डिग्रेड होने लगा तो आप बुक कर लो, और अकॉर्डिंग टू दीपक सर की प्रॉफिट बुक करना भी अच्छा स्टेप होता है इंस्टेड ऑफ होल्डिंग फॉर एवर। अगर थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट करके। हाँ ओके एक क्वेश्चन आई है कि लाइक हमने ये डिस्कस किया बट स्टिल कि लार्ज कैप कंपनीज मल्टीबैगर बन सकते हैं क्या? मतलब रिलायंस, TCS वगैरह बहुत बड़ी कंपनीज है, ये भी इनमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए मल्टीबैगर इंटेंट को लेके? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए रिलायंस भी सेम, रिलायंस मेरे को एक ITC का बड़ा अम्ब्रेला मैं मानता हूँ रिलायंस को, कि रिलायंस जो नेक्स्ट जेन जो कंपनी आ रही है, खासकर जियो के बाद और FMCG में जिस प्रकार से उन्होंने अपना जो पूरा बिजनेस एक्सपांशन किया है, तो अगर कल को रिलायंस उस मोड़ पर आता है जहां पर धीरू भाई अंबानी जी का रिलायंस था, तो मुझे लगता है कि ये वाली जो जनरेशन है, मुकेश अंबानी जी के जो की वाली जो जनरेशन है, वो ज्यादा मैच्योर मुझे लग रही है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस डायनामिक्स जो है वो पहले से बेहतर ढंग से समझे हुए लग रहे हैं, और इनके एक्सपीरियंस भी जियो के वर्टिकल में दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस जैसी कंपनियों में बिल्कुल करना चाहिए। एक तो ये आपको 2 क्वेश्चन देता है, ये मल्टीबैगर बने अथवा ना बने वो तो समय की उसमें छुपा हुआ है, लेकिन ये आपको एक मैच्योर, एक स्टेबिलिटी देता है आपके पोर्टफोलियो में। एक तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते नहीं है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर आकर इसको हिला नहीं सकता रिलायंस को, कि यहाँ पर आकर कुछ भी करके पैसा इन्फ्यूज किया या यहाँ पर जाके बहुत सारा शॉर्ट सेलिंग करना चालू कर गया तो रिलायंस का शेयर जो है वो गिरना चालू हो जाएगा या बढ़ना चालू हो जाएगा। तो रिलायंस केवल अपनी क्वालिटी पर, अपने फंडामेंटल पर ही बढ़ेगा या घटेगा। और रिलायंस जिस तरह से चल रहा है अभी, आप चाहे उनका कोई भी पेट्रोकेमिकल का धंधा ले लो, या वो आरामको के साथ जो डील कर रहे थे वो ठीक है, वो जो हुआ सो हुआ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पोर्टफोलियो को एक कुशन देगा। तो नो डाउट आपको, लेकिन फिर वही है कि अगर आप कोर इक्विटी में जा रहे हो तो फिर वो अलग अलग माइंडसेट हो सकता है। जैसे कोर इक्विटी में अगर आप जा रहे हो और आपके पास एक अच्छा खासा लार्ज कैप या लार्ज टू मिड कैप एक म्यूचुअल फंड है, तो फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि फिर आप इक्विटी में भी वही स्टॉक लो जो आपने म्यूचुअल फंड में पिक करके रखा हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपके पास उस कैटेगरी का कोई म्यूचुअल फंड है जहां पर लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा है, तो फिर आप प्लान कर सकते हो कि स्मॉल या मिड टू स्मॉल की रेंज में आप ज्यादा प्ले करो, या फिर आपको लगता है कि फिर वो म्यूचुअल फंड का आप इंटरेस्ट छोड़ो, फिर आप जो पूरा पैसा उठा के किसी 4 या 5 अच्छे लार्ज कैप में लगा दो। तो फिर डिपेंड करता है कि आपका क्या एलोकेशन आप बनाना चाहते हो। और 100% इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डिनाई नहीं करेगा कि लार्ज कैप कंपनी मल्टीबैगर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या रिलायंस हो, इसका धंधे में कोई भी ऐसी गड़बड़ी समझ में एज ऑफ नाउ तो कभी नहीं आ रही कि आज से 10 साल बाद या 15 साल वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और किसी भी कंपनी के मल्टीबैगर बनने या नहीं बनने के पीछे यही क्वेश्चन होता है कि जो कंपनी आज से आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद एग्जिस्टेंस में नजर आती है, वो कंपनी डेफिनेटली फिर अच्छा करेगी। ओके सर, आप क्या बोलना चाहते हो उस पर? देखिए, अभी मैं जब भारत की बात करता हूं और मैं पूरी दुनिया की बात करूं, तो लेट्स से दुनिया 100 का बिजनेस करती है तो इंडिया का शेयर 3% है। तो हम दुनिया की नजर में तो हम माइक्रो कैप ही है, ठीक है। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस और उनकी नजर में तो हम लोग अभी भी स्मॉल कैप मिड कैप में ही है। तो पोटेंशियल बहुत है। अभी चलिए एप्पल और ये सब $1 ट्रिलियन से नीचे आए हुए हैं, लेकिन आप पोटेंशियल कितना देख सकते हैं 10-20 सालों में अगर अच्छे से मैनेज वो लोग कर सके तो। और पर्सनली मेरे बहुत सारे जो मल्टीबैगर्स लार्ज कैप में ही रहे हुए हैं, तो लार्ज कैप में मैं बुलिश रहता हूं क्योंकि वहां स्टेबिलिटी रहती है। यस, 2-3 स्टॉक निकल भी जाते हैं मार्केट से तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज कैप में बनता है पैसा, स्टेबिलिटी भी रहती है और कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी हो तो सब बढ़िया ही है। तो मैं पॉजिटिव हूं क्योंकि मैं दुनिया के हिसाब से देखूं तो अभी भी इंडिया को भी बहुत ग्रोथ करना है। हमारी कंपनी अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। ओके
ठीक है सर, हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, सो हम यहीं पे रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच इस वेबिनार पे आने के लिए और हमारे ऑडियंस को मल्टीबैगर स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में बताने के लिए। कुछ फाइनल टिप अगर आप लोग देना चाहो तो हमारे ऑडियंस को। देखिए बहुत, एक तो सबसे पहले थैंक यू आपको कि ये प्लेटफॉर्म पे आपने इनवाइट किया और ये नॉलेज शेयरिंग से इंडिविजुअल भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदा होता है। हमको भी फायदा होता है कि जब थॉट एक्सचेंज होते हैं तो कुछ नई चीजें या कुछ नए पॉइंट्स जो होते हैं वो नॉलेज में आते हैं। बस आप अपनी रिस्क एपेटाइट, आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से जो है इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट आपको सब कुछ सिखा देगा। नॉलेज गेन करिए, लेकिन ज्ञान के अतिरेक में भी मत आइए। कभी कभी ज्यादा ज्ञान जो है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक छोटा सा एक यूजर केस था कि एक बहुत कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने बेटे को एक नई स्लीपर चप्पल जो है वो खरीद के दी। तो एक दिन वो उसको पीटने लगा, तो उसके पड़ोसी ने पूछा कि क्यों पीट रहे हो उसको। तो उसने बोला कि मैंने इसको नई चप्पल दी और उसको बोला कि तू जब सीढ़ी चढ़े तो एक सीढ़ी छोड़कर एक सीढ़ी चढ़ना, उससे चप्पल जो है वो कम घिसेगी। तो उस पड़ोसी ने बोला ये ऐसा नहीं कर रहा था क्या? बोला नहीं, वो ऐसा तो कर रहा था, लेकिन वो एक की जगह 2 सीढ़ी छोड़ के चढ़ रहा था। तो बोले तो अच्छी बात है, चप्पल और कम घिसेगी। बोले चप्पल तो और कम घिसेगी, लेकिन उस चक्कर में उसने अपना पजामा फाड़ लिया। तो जो ज्ञान है वो रहना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान आपको अगर एक्सपीरियंस से मिलेगा तो वो आपके ज्यादा काम का होगा, रादर देन किताबी और इस तरह की जो बातें हैं वो आप पर्सनल अगर लेते जाओगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी तो थैंक्स वंस अगेन। ओके, दीपक सर। ने बहुत अच्छी बातें कही रोहित जी ने। मेरा एक ही चीज कहने का है कि देखिए, स्टॉक मार्केट में आइडियाज की कमी नहीं है, सब जगह घूमते रहते हैं, ट्विटर में, यूट्यूब में, खुद की स्टडीज है, लेकिन अपना एक कन्विक्शन बनाना बहुत जरूरी है। एक होता है बोरोड कन्विक्शन कि कहीं से 5 स्टॉक सुन लिए या सुन लिया कि 5 वो म्यूचुअल फंड वाला 5 स्टॉक ले रहा है या कोई एफआईआई नहीं है 5 स्टॉक खरीद लिए उनके चक्कर में। लेकिन अपना बोरोड, अपना कन्विक्शन कब आएगा? जब अपने ने बिजनेस को समझा है और बाकी सब जो चीजें हैं उन सबको समझी है। नहीं तो क्या होता है, कल 10% गिर जाएगा ना तो आदमी पैनिक में आ जाएगा कि अरे ये तो गिर गया। लेकिन आज भी बहुत सारे मेरे भी पोर्टफोलियो में स्टॉक गिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे अगेन ये रिकमेंडेशन है, जैसे डीवीज लैब गिरा हुआ है मेरे पोर्टफोलियो में, बट मुझे बिजनेस थोड़ा समझ में आता है उसका। आई थिंक वो टर्न अराउंड कर सकता है, मुझे नहीं पता अगेन 2024 में क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं पैनिक नहीं हूं, शायद मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूं। और यही होता है जब स्टॉक नीचे जाता है ना, आपका कन्विक्शन वाला स्टॉक, तो आप चिंता में कम, आप अपॉर्चुनिटी ज्यादा सेंस करते हो। तो सिमिलरली लर्निंग अपनी करते रहिए। आपके बहुत सारे अभी जैसे फिनग्रेड जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो लर्निंग अपनी करते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपका कन्विक्शन आएगा। कन्विक्शन आएगा तो कल कुछ भी गड़बड़ होती है, देखो 18 साढ़े 18 हजार मार्केट में बहुत हाई मार्केट है कंपेयर टू बाकी सब देशों से। हमको नहीं पता है कल क्या होगा नहीं होगा, तो कल अगर कुछ वोलेटिलिटी आती है तो आपको पैनिक नहीं होगा। मुझे याद है मई जून में कितना पैनिक हो गया था बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो वो पैनिक तब नहीं होता, तब शायद हम अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो वो एक चीज है, अपना कन्विक्शन बढ़ाइए, अपनी लर्निंग कीजिए, अपने स्टॉक पर फेथ रखो कि भाई ये मैंने लिया है, मैं इसका बिजनेस समझता हूँ, ये अच्छा कर सकता है, और तो बस फिर सब बढ़िया हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो ओके, थैंक यू सो मच रोहित सर एंड दीपक सर फॉर, एंड आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस ने को आज बहुत वैल्यू मिला होगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, वी विल रैप अप द थैंक यू। नाउ।